हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन कब आया, हम जानेंगे कि क्रिप्स मिशन क्यों आया, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और इस पे भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कब आया, इसकी टाइमिंग क्या है। तो यह आया था मार्च 1942 में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह क्यों आया। क्रिप्स मिशन को एस्टेब्लिश करने का, फॉर्म करने का क्या जरूरत पड़ी या क्या लाचारी थी ब्रिटेन के सामने कि उन्होंने इसको फॉर्म किया। तो पहला चीज ये है, आप जानिए कि जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन था, उसमें जापान का लगातार आक्रमण हो रहा था। जापान ने मलय को जीत लिया। जापान ने फरवरी 1942 में सिंगापुर पे अधिकार कर लिया और फिर रंगून, जो बर्मा की राजधानी थी और जहां पे अंग्रेज काबिज थे, बर्मा को इनको खाली करना पड़ा। अब आप देख रहे हैं कि भारत का आप नक्शा बनाएंगे तो यहां बर्मा है। अब यदि बर्मा में आ गया जापान, तो अब क्या था, अगला चरण उसका क्या होता कि वह भारत पे आक्रमण करता। तो भारत को बचाने के लिए अंग्रेजों ने ये एक प्रकार से प्रस्ताव लेकर के आए जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और यह इसलिए कि उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था भारतीयों का सहयोग। अब जैसे ही आप कहते हैं कि अंग्रेजों को भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी, इसका मतलब कि 1942 में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग नहीं मिल रहा था। ये बड़ी लॉजिकल चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों ने किया वे ही जिम्मेदार थे। हुआ ये कि 1 सितंबर को जब युद्ध शुरू हुआ, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो जो उस समय निलिथको थे, हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत भी इसमें शामिल है ब्रिटेन की तरफ से। इससे नाराज हुए कांग्रेस के लोग और 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने रिजाइन कर दिया सातों प्रांत से। तो सहयोग नहीं मिल रहा था और भारत को बचाने के लिए जो सिचुएशन थी उसमें भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी। तीसरा ये था कि अमेरिका यानी यूएसए और चाइना का बड़ा प्रेशर था। अब आप पूछेंगे कि चाइना का प्रेशर क्यों था। तो चाइना का प्रेशर ये था कि वह जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन था, वहाँ यदि जापानीज मौजूद थे तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया में चाइना का प्रभाव भी खत्म होता। यूएसए इसलिए दबाव बना रहा था क्योंकि यह पूरा जो लड़ाई है वह लोकतंत्र के नाम पर लड़ी जा रही थी, वह तानाशाही के खिलाफ लड़ी जा रही थी। तो अब उसने ये दबाव बनाया कि भाई आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और भारतीयों को डेमोक्रेसी आप दे नहीं रहे हैं। तो इस दबाव में चर्चिल ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमीशन एस्टेब्लिश किया। और इस कमीशन को कौन हेड कर रहा था? इस कमीशन को हेड कर रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। जहां तक क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का सवाल है, तो पहली चीज जो अगस्त ऑफर में भी थी, इन्होंने कहा कि भारत को हम एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, अधिराज्य। भारत को हम अधिराज्य बनाएंगे या डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे। यही चीज अगस्त ऑफर में थी। तो फिर यहां देने की क्या जरूरत थी? अंतर था। अंतर यह था कि उसमें जो भारत होता 1940 के प्रस्ताव के अनुसार वह पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत होता और उसे कोई भी अधिकार नहीं होता दूसरी दुनिया के संदर्भ में। लेकिन इसमें कहा गया कि जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ जिसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल,
और जो दूसरी इंटरनेशनल बॉडी है उसके साथ आज़ादी होगी कि भारत रहता है या नहीं रहता है। भारत आज भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है और राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल है जो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत जीते हुए हिस्से थे, उनको उन्होंने कॉमनवेल्थ का मेंबर बनाया। तो कॉमनवेल्थ से अलग होने की आज़ादी थी। दूसरी मुख्य बात यह थी कि इन्होंने बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी संविधान सभा की इन्होंने बात की। संविधान सभा की बात हुई क्रिप्स मिशन में। मैं फिर कहूंगा कि आप अगस्त प्रस्ताव वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात थी। फिर अंतर क्या था? अंतर दो थे। पहली चीज तो ये कि उसमें कहा गया था, यानी कि 1940 के प्रस्ताव में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, यानी जो संविधान बनेगा, वह कौन बनेगा? मेनली इंडियन, मुख्य रूप से भारतीय, लेकिन 100% भारतीय नहीं। ये जो मेनली शब्द था, इसको 1942 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी अब 42 में यह तय हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, संविधान सभा बनेगी, वह उसमें पूरी की पूरी तरह यानी 100% कौन होंगे? उसमें इंडियंस होंगे। अब इंडियंस होंगे तो किस तरीके से आएंगे संविधान सभा में? इसका एक डिटेल था इसमें, जो कि अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। तो यहां यह कहा गया कि जो प्रोविंस हैं, प्रोविंसेस जो हैं, प्रांत, वहां की विधानसभाओं से क्या होगा? चुनाव होगा। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो रियासतें हैं, देसी रियासतें, यानी जो राजे रजवाड़े थे, वहां क्या होगा? वहां राजा ही नॉमिनेट करेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को। कि एक आज़ादी या इनको भी दी गई थी, तो वह आज़ादी क्या थी? आप चौथा पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो प्रांत या रियासतें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सम्मिलित नहीं होना चाहती हैं या उस यूनियन में सम्मिलित नहीं होना चाहती हैं जो बनने वाला है, या उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, तो ये क्या कर सकती हैं? ये भी अलग हो सकते हैं। यानी इनका अलग संविधान हो सकता है और ये अलग समूह बना सकते हैं, और उनको अंग्रेज क्या करते? अपने कॉमनवेल्थ का मेंबर बना देते। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन प्रावधानों को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। अब एक एक जानते हैं कि कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने यह रिजेक्ट किया, इसलिए रिजेक्ट किया कि यहां किस चीज की बात है? अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस की बात है। अब कांग्रेस ने कहा कि हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, और यह यहां से नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज जिस पे आपत्ति थी और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि बाद में इसी चीज़ को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, यहाँ ये था कि रियासतों से जो संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि आने वाले थे, उनका मनोनयन होने वाला था, नॉमिनेट होने वाले थे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, वहाँ भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्ति किस पे पॉइंट पे थी? वह थी कि प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको अलग होने का अधिकार था। कांग्रेस ने ये कहा कि ये तो एक प्रकार से भारत के विभाजन का ब्लूप्रिंट है, यानी जो स्टेट कहेगा कि हम इसमें नहीं रहेंगे वो अलग हो जाएगा, अलग संविधान होगा, अलग देश हो जाएगा और कॉमनवेल्थ में वो सम्मिलित हो जाएगा। तो इस आधार पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज कि ये सारी बातें कब होनी थी? युद्ध के बाद। ये सारी बातें कब होनी थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता। कब समाप्त होता?
इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो तत्कालिक तौर पे जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है, उन्होंने दो और बातें कही। एक बात तो ये कही कि जो भारत का डिफेंस है, डिफेंस ऑफ इंडिया, यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह किसके पास रहेगी? वह रहेगी ब्रिटेन के पास। कब तक? जब तक कि युद्ध चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि जो वायसराय है या जो गवर्नर जनरल है, उसकी जो पावर्स हैं वह एज इट इज रहेंगी। तो हो क्या रहा था कि ये सारी चीज़ें जो कही जा रही थी यह युद्ध के बाद मिलती, यानी तत्कालिक रूप से कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि यह क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है। यानी पोस्ट डेटेड चेक जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख हो और आप किसी को चेक काट रहे हैं, उस पर आपने 20 तारीख डाल दिया, तो अब वह चेक कब में उससे पैसा निकल सकता है? 20 तारीख से पहले नहीं निकल सकता। तो यह सब कुछ भविष्य में मिलने वाला था। तो गांधी जी ने कहा कि यह क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है। और कांग्रेस और गांधी ने इसको इनकार कर दिया। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने भी इसको इनकार कर दिया। सवाल है क्यों? कांग्रेस कह रही थी कि इसमें विभाजन का ब्लूप्रिंट है। जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत को विभाजित ही करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी क्यों इसको इनकार किया जा रहा है? तो उस टेक्निकलिटी को समझिए कि जब अंग्रेजों ने कहा कि प्रांत और रियासतों को अलग होने का अधिकार होगा, तो वह उन प्रांतों और रियासतों के बारे में थी बात जो उस समय थे। पाकिस्तान तो था नहीं, तो पाकिस्तान था नहीं तो पाकिस्तान अलग नहीं होता। तो उनको चाहिए था, जिन्ना को चाहिए था एक क्लियर कट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, जो इसमें मौजूद नहीं था। तो उन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो ये था क्रिप्स मिशन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।